नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ अपवर्तन का मीनिंग ही होता है, ये जो अपवर्तन है ना, इसका मीनिंग ही होता है पार करना। अपवर्तन का मीनिंग क्या होता है चाचा? पार करना। तो क्या पार करेगा? जब प्रकाश किसी सतह से यार पार हो जाएगा तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? प्रकाश के अपवर्तन का ये परिभाषा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आंख है, यहाँ हवा है, वायुमंडल में क्या है? हवा है, गैस है। ये गैस को हम दर्शाएं, ठीक है? ये गैस है, ये जो है पानी है। अब देखिए, अगर प्रकाश जो है, अगर मान लीजिए प्रकाश, ये कौन माध्यम हुआ? ये पहला माध्यम हुआ और ये दूसरा माध्यम हुआ। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो यह अपने जाने का था, देखिए ये प्रकाश है, जाने का था इधर, लेकिन जाएगी नहीं, थोड़ा सा हट जाएगी। थोड़ा सा क्या हो जाएगी? हट जाएगी। प्रकाश की किरणें थोड़ा अपने पथ से परिवर्तन हो जाएगी, अपनी दिशा से मुड़ जाएगी, चाहे या दूर चली जाएगी या पास आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, एक बात बताइए, ये हवा है, ये क्या है? हवा है, और ये क्या है? पानी है। तो एक बात बताइए, सबसे घना कहाँ है? सबसे घना कहाँ है? पानी है। और सबसे कम घना कहाँ है? पानी की अपेक्षा कम घना कहाँ है? तो हवा में। हवा कम घना होता है कि नहीं? तो जो ज्यादा घना होता है उसका नाम रखा गया सघन माध्यम। क्या रखा गया? सघन माध्यम। और जो कम घना है उसका नाम रखा गया विरल माध्यम। आई मेरी बात समझ में? सघन माध्यम और विरल माध्यम में समझे। जैसे फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक माध्यम है पानी और यहाँ बालू है। तो एक बात बताइए, सबसे सघन माध्यम कौन हुआ? तो बालू क्या हुआ? सघन माध्यम हुआ। और पानी क्या हुआ? यहाँ विरल माध्यम। अब यहाँ जब देख रहे थे हवा और पानी में जब तुलना कर रहे थे तो यहाँ पानी सघन माध्यम होगा, लेकिन जब पानी से जब हम किसकी तुलना करेंगे? बालू की तुलना करेंगे तो जो है यहाँ सघन माध्यम कौन हो जाएगा? बालू क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, जबकि पानी यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? विरल माध्यम होगा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, विरल मतलब हवा ज्यादा घना हो, आपस में जहां कम घना हो उसे हम लोग विरल बोलेंगे, जहां ज्यादा घना हो उसे हम लोग सघन बोलेंगे। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश इधर जाना चाहेगी। और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है चाचा? ये आपका अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। यानी कि ये प्रकाश तो जाना चाहेगी इधर, लेकिन ये अभिलंब की तरह झुक जाएगी। ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है चाचा? आपका अभिलंब है। हमने आपको बताया है। ये कौन सी किरण? ये आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई भैया? तो ये याद रखिएगा, ये अपवर्तित किरण है। ये आप परावर्तित किरण नहीं है, ये अपवर्तित किरण है। परावर्तित किरण कब होता था? जब प्रकाश आई और टकरा कर लौट गई तो इस किरण को नाम हम लोग क्या देते थे? परावर्तित किरण। लेकिन ये ससुरा यार पार हो रहा है तो इसलिए इसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। लेकिन अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ना, उससे हम लोग आर से ही डिनोट करेंगे, जबकि यहां भी वही चीज करते थे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आर से डिनोट करते थे, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आई से डिनोट करते थे। यहां भी वही करेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आई से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ ये किरण हो जाएगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को भी हम लोग आर से ही डिनोट
कन्वर्ट करते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए विरल माध्यम से अगर हवा से अगर पानी में गया, हवा से अगर प्रकाश पानी में गया तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरह झुक जाएगी, अभिलंब की तरह क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। लेकिन जब ससुरे सघन माध्यम से विरल, यानी कि मान लीजिए वो पानी से उल्टा, अगर पानी से हवा में जाए तब प्रकाश की किरणें किधर झुकेगी, तो ये मान लीजिए अभिलंब है चाचा, ये क्या है आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है आपतित किरण है, ये क्या है आपका आपतित किरण है। जाना किधर चाहेगी चाचा, जाना इधर एकदम सीधे निकलना चाहेगी, लेकिन क्या निकलेगी, नहीं निकलेगी। ये यदि सघन माध्यम से विरल, ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये थोड़ा, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर हट जाती है, उतना भी दूर नहीं हटती है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है। और यहाँ ऊपर वाला में क्या हो रहा था कि अभिलंब के करीब आ जाती है। याद ऐसे रखना है कि जब देखिए यहाँ जब सघन माध्यम है, सघन माध्यम में प्रवेश करने में बहुत प्रकाश को जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या होता है कि ये सीधे अभिलंब की तरह झुक जाती है, ये पास हो जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की तरह झुकती नहीं है, बल्कि अभिलंब से दूर हट जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए, जब आप कुआं में, ये कुआं है ठीक है, जब कुआं में आप धौस मार के नहाइए, धौस मतलब समझे, जब कुआं में डूब के नहाइएगा, ऊपर से कूद के नहाइएगा, तो आप यहाँ कूदिएगा सीधा, एकदम ऐसे करके सीधा कूदिएगा। लेकिन जैसे आप सीधा कूदे, ये आपका कौन माध्यम था, हवा में थे आप, हवा में थे, तो हवा कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम में। लेकिन आप जैसे सीधा कूदे तो सोचेगा हम सीधा चल जाएंगे, नहीं जा पाइएगा। आप थोड़ा ये सीधा, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब की तरह आप थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, इधर झुक जाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब पानी से अगर हवा में जाना चाहते हैं तो आप फेंका जाइएगा। आप इसका देखना चाहते हैं जीता जी इधर, तो आप क्या कीजिए, एगो बाल्टी लीजिए और कुआं से पानी को निकालिए। जब कुआं से पानी को निकालिएगा तो देखिएगा ना कि जैसे आप निकालिएगा तो पानी कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम में। आप निकाल कहाँ रहे, विरल माध्यम में। जैसे निकालिएगा ना तो ऐसे, अगर आप मान लीजिए ऐसे सीधा निकाल रहे हैं ना, तो जैसे सीधा निकालिएगा तो आपका बाल्टी पानी इधर ठेला जाएगा, इधर ठेला जाएगा, दूर ठेला जाएगा, कुआं का दीवार है उस पर लग सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ। लेकिन अगर आप ऊपर से जो है बाल्टी को अगर कुआं में डाल रहे हैं तो जो है जैसे आप कुआं में डालिएगा तो हल्का सा आपका इधर मुड़ेगा, अभिलंब की तरह झुक जाएगा। यानी कि सीधा रखिएगा ना तो हल्का सा इधर तिरछा हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में फिगर भी बनाना है। ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण। ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण। और ये कौन सा किरण हुआ चाचा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आई मेरी बात समझ में? ये भी कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। ये भी कौन सा किरण, आपतित किरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाक से। आप पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ हो सकती है, तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी और गैस में भी। कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं पहले गैस का। अगर आप हवा में, हवा क्या है, गैस, ठीक है, यानी कि हवा कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई धूलकण है चाचा, कई धूलकण है। अब कई धूलकण से अगर प्रकाश, और कई गैसें हैं, अगर कई गैसें से आ रही है तो देखिएगा कई गैस है। अब जब कई गैस है तो जब सूर्योदय होता है ना, तो सूर्योदय से पहले, मतलब 2 मिनट पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले अगर आप सूर्य को देखिएगा तो आंख में जलन पैदा नहीं होगा। काहे कि वो एक्चुअली में सूर्य है ही नहीं चचा। तो क्या है, किसके कारण, तो वो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको सूर्य की रोशनी दिखाई देता है, सूर्योदय के समय भी और सूर्यास्त के भी समय। आई मेरी बात समझ में? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे का टिमटिमाना भी गैसे का एग्जाम्पल है। कैसे, अरे भैया यहाँ तारे हैं, सूर्य भी क्या है, एक तारे है। अगर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मान लीजिए ये तारा है,
ये तारा है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ जो हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं? यहाँ हैं, पृथ्वी पर। और जब हम पृथ्वी पर हैं तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में कई धूलकण है, और जब कई धूलकण है तो ये धूलकण क्या करता है, इससे जो प्रकाश आता है, ये प्रकाश को क्या करता है? छितरा देता है, इधर उधर कर देता है, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। समझे या नहीं समझे? अब द्रव में, जैसे अब इसका एग्जांपल है पानी में रखा सिक्का, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप पानी में कोई सिक्का को रखिएगा, इस जगह पर सिक्का को रखिएगा, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो सिक्का लगेगा कि सूर्य यहां उठल है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप सीधा छड़ी को रखते हैं, अगर आप सीधा छड़ी को रख रहे हैं तो छड़ी क्या होता है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। छड़ी क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये समझे द्रव का। अरे ठोस का क्या समझे? अरे भैया लेंस, लेंस क्या है? ये ठोस है कि नहीं? ये लेंस क्या है? ये ठोस है कि नहीं? तो जब लेंस में क्या कीजिए, लेंस में देखिए, लेंस में भी तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जब हम इन लेंस है, तो जब यहां से प्रकाश गई तो प्रकाश यहां से मुड़ी, फिर यहां से निकली, तो यहां देखिए प्रकाश का अपवर्तन हो रहा। प्रकाश तो सीधे जा रही थी, लेकिन वो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज हुई तो प्रकाश ने अपने पथ को चेंज कर दिया, अपने पथ को चेंज कर दिया, और इसे ही तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं चाचा। तो प्रकाश का अपवर्तन ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है चाचा। पूछेगा कि बताओ प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो आप जवाब दीजिएगा ठोस, द्रव, गैस। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के क्या उपयोग हैं या क्या प्रभाव हैं, तो जरा ध्यान से समझिए इस बात को कि सबसे पहले उपयोग क्या है, प्रभाव क्या है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के न अपवर्तन के कारण चाचा, है हम बताए थे आपको। फिर पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, देखिए पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं। तीसरा, तारों का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं, जो भुकुर भुकुर करते हैं तारे, तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ये अगला जो है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखाई देना। इस ससुरा मृग मरीचिका मतलब क्या होता है? मृग मरीचिका मतलब होता है भ्रम, ये सही में होता नहीं है। अब देखिएगा ना, गर्मी के दिन में अगर सड़क पर आप जा रहे हैं ना, तो लगेगा कि अगर पूरा गर्मी रहे तो लगेगा कि यहाँ से थोड़ा आगे में जा, अब देखिएगा ना आगे में लगेगा कि पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन वहां जाते हैं क्या पानी निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो ये एक भ्रम है। मृगमरीच का क्या है? एक भ्रम है। तो सबसे ज्यादा रेगिस्तान में, जैसे जहां मरुभूमि क्षेत्र है, जहां पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस क्षेत्र में ज्यादा मृगमरीच का होता है। का है? जहां पेड़ पौधे नहीं उगेंगे वहां वाष्पोत्सर्जन नहीं होंगे, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होंगे तो पानी नहीं पड़ेगा, और जब पानी नहीं पड़ेगा तो वो क्षेत्र सुखाड़ हो जाएगा, वहां धूप ज्यादा लगेगा। तो जब धूप ज्यादा लगेगा तो मृगमरीच का जैसा दिखाई देगा। तो वही लिखे हैं कि रेगिस्तान में मृगमरीच का दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद पांचवा तो हमने अंतर आपको बताते हैं, सूर्योदय के समय जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, सूर्य का लाल रंग दिखाई देने लगता है। का है? तो ये अंतर है, हमने बताया वायु अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। क्या वो सूर्य है? नहीं सूर्य है। अगर उसको देखेगा तो आंख में जलन पैदा नहीं होगा। उसी तरह सूर्यास्त में भी होता है। जब सूर्यास्त जब होने लगता है, जब यानी कि सूर्य जब अस्त होने लगता है, तो उस समय भी सूर्य का जो लाल रंग है, यानी कि सूर्य का जो ललनापन है, वो भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का फालतू अंतर होता है। आभासी अंतर मतलब फालतू अंतर होता है कि नहीं? अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने पथ से थोड़ा सा हटेगी, तो एक माध्यम से जो मुड़कर जाने वाली किरण से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की, तो मुड़कर जाने वाली किरण को जो यार पार हो गई, इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये आपका अभिलंब है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। और इसके बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे?
अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं चाचा? आर से दर्शाते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और जबकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को हम लोग भी आर से दर्शाते हैं, जबकि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर से दर्शाए हैं। यहाँ भी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर से दर्शाए हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होना है चच्चा। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित तथ्य है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि मान लीजिए ये है आपका विरल माध्यम, ये आपका विरल माध्यम और ये ससुरी आपका सघन माध्यम है, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी और ये क्या है? अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आ रही तो ये अभिलंब की तरह क्या हो जाएगी? थोड़ा सा झुक जाएगी। अभिलंब की तरह क्या हो जाएगी? थोड़ा सा मुड़ जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वो क्या होगी? अभिलंब की तरह। अगर मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण गई, इधर से प्रकाश की किरण गई, तो जब इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो ये अभिलंब की तरह मुड़ेगी नहीं, ये पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा? अभिलंब की से दूर हट जाएगी। लेकिन अब एगो बात आप लोग को बताते हैं, जब प्रकाश की किरण सीधे में जाए, सीधी रेखा में जाए, यानी कि लंबवत पड़े, तो ससुरे जब लंबवत पड़ेगा ना तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये हम ले लिए पानी और ये हम इसमें धुआं भर दिए इस बोतल में, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये बोतल क्या है? इस बोतल में धुआं एक माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम पानी हो गया चाचा। अब जब धुआं से, अब देखिए ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये क्या हुआ? ये सतह हो गया। ये क्या करता है? अलग कर रहा है, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है कि नहीं? तो जब एक माध्यम से धुआं, कौन माध्यम हुआ? विरल माध्यम। और ये पानी कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम में। जब धुआं से प्रकाश को, देखिए प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब हम प्रकाश को, जब प्रकाश स्रोत यानी कि जिससे प्रकाश निकलती उसको हम टेढ़ा रखेंगे, सीधा रखेंगे ना। अगर मान लीजिए हम अगर सीधा रखें प्रकाश को, प्रकाश स्रोत को, अगर टॉर्च को हम सीधा रखें, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। जैसे आई प्रकाश वैसे सीधी आर पार हो जाएगी। तो वही लिखें कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करती है, अलग करने वाली सतह पर लंबवत यानी कि सीधे पड़ती है, तो बिना मुड़े प्रकाश सीधे निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश का अपवर्तन कराना है तो प्रकाश को यानी कि रोशनी या टॉर्च को, जिससे भी यानी कि जो भी प्रकाश का स्रोत है उसको क्या करना है? टेढ़ा रखना है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाशीय स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलता है वो टेढ़ा रखा रहे या तिरछा रखा रहे, तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगर सीधा रखा रहेगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। वही हम लिखे हैं, आप उम्मीद करते होंगे ये समझे होंगे। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए टॉर्च है, इससे रोशनी निकलता है, ठीक है। ये टॉर्च है और ये एक माध्यम धुआं, एक माध्यम, दूसरा माध्यम पानी, ये दोनों माध्यम हो गया। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रकाश आ रही, तो जैसे ये अगर लंबवत प्रकाश, अगर सीधा में प्रकाश आ रही है तो वहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं प्रकाश इधर उधर नहीं मुड़ेगी, जैसे आई वैसे ही पार हो जाएगी, सीधे ही पार हो जाएगी। लेकिन अगर हल्का सा टेढ़ा कर देंगे तब प्रकाश का अपवर्तन होगा, अन्यथा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। आई मेरी बात समझ? तो एक बात बताइए, इस तरह की है प्रकाश का अपवर्तन होगा, इस तरह की है प्रकाश का अपवर्तन होगा, लेकिन ससुरा अगर सीधे रख दिए तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो है स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब उसी तरह एगो समझिए आप एग्जांपल लेकर, देखिए ये बीकर है, बीकर मतलब कोई बर्तन है, उसमें पानी लिए और यहाँ 1 रुपया का सिक्का है, बना दिए, समझ रहे हैं। और देखिए ये हमारा आंख है,
तो एक बात बताइए, प्रकाश जो है यहां से प्रकाश आई, तो यहां से प्रकाश आई तो कौन माध्यम था चचा? विरल माध्यम है, यानी कि हवा है, हवा विरल माध्यम हुआ। और इसके बाद कौन माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम। और ये देखिए, ये आपका अभिलंब हुआ। अभिलंब क्या होता है? अरे चचा कुछ नहीं होता, अभिलंब एगो सीधा रेखा होता है, उसी अभिलंब कहते हैं। क्या बताएं, फिजिक्स वाला नाम दे दिया उसको, सीधा रेखा को अभिलंब कहेंगे, समझ रहे हैं? अपतन बिंदु पर डाले हुए लंब को अभिलंब कहेंगे, तो नाम दे दिया, इसको बोलना था सीधा रेखा। क्या बताएं, दिमाग ऐसे, मतलब ये लोग जो है ना, आधा दिमाग तो ऐसे, आधा दिमाग तो नामे में पागल कर देता है सब। अब देखिए प्रकाश, ये जो है अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब देखिए प्रकाश तो दिखना चाहिए, प्रकाश को जाना चाहिए इधर, प्रकाश को जाना चाहिए इधर। मान लीजिए हम देख रहे हैं, इसमें 1 रुपया को हम देख रहे हैं, तो जब हम 1 रुपया को देख रहे हैं तो 1 रुपया है यहां, लेकिन हमको दिख कहां रहा? अपवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, तो एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाएंगे तो अपवर्तन होगा ही नहीं, यानी कि धुंधला दिखाएगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यानी तो एक जगह से दूसरी जगह दिखा, हल्का सा हटा हुआ दिखेगा। तो ये 1 रुपया जो है यहां न देखकर लगेगा कि यहां ऊपर ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा। यहां कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। तो प्रकाश कहां, कौन माध्यम में? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो हल्का सा इधर झुका दिखेगा, इधर से उठा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन हल्का सा अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरह दिखेगा। अभिलंब से दूर नहीं दिखेगा, बल्कि अभिलंब के नजदीक। एक बात बताइए, अगर हमारा आंख इस जगह पर रहे, तो अगर सीधा सीधी रहे तो क्या प्रकाश का अपवर्तन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा प्रकाश का अपवर्तन। आई मेरी बात? अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाशीय स्रोत, यानी कि जब प्रकाश तिरछी रेखा में, या कि मुड़ी हुई, यानी कि तिरछी रेखा में आएगी, तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगर लंबवत पड़ेगी तो प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? समझे? अब समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अरे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। एक्चुअली में जो है स्नेल एक वैज्ञानिक थे, स्नेल एक नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है? स्नेल कोई वर्ड वुड नहीं होता है, नाम है, समझे कि नहीं? एगो स्नेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्चुअली में ये दूसरा जो नियम है ना, वही दिया था। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि स्नेल का नियम बोल देते हैं, लेकिन स्नेलवा जो है ये दूसरा नियम को दिया था, समझे कि नहीं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, तो उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन में कौन सा नियम था? पहला था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो उसी तरह आपतित किरण, इसमें तो परावर्तित किरण तो होगा नहीं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आया या नहीं समझे? दूसरा नियम था इसमें कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो उसी तरह इसमें भी संबंध बताया है कि अगर मान लीजिए 2 माध्यम रहे ना चचा, तो 2 माध्यम रहे और प्रकाश का कोई विशेष रंग रहे। प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है? प्रकाश में 7 रंग होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, अब देखिए साइन थीटा को हिंदी में जया बोला जाता है, और टेन थीटा को हिंदी में ढाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ढाल कहा जाता है, ठीक है? तो उसी तरह आपतन कोण की जया, तो जया मतलब साइन थीटा, आपतन कोण बोला है तो साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि नियतांक को हम लोग म्यू से भी दर्शा सकते हैं। नियतांक लिखिए चाहे या स्थिरांक लिखिए, बात बराबर है। म्यू, इसको क्या कहा जाता है? म्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यू को ऐसे लिखना है। अब देखिए नियतांक मतलब क्या होता है? साइन आई और साइन आर का जो मान होगा ना चचा, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब अनंत भी हो सकता है। इसका मान बदले नहीं, उसे नियतांक कहते हैं। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर का मान जो होगा नियतांक होगा। तो उतना ना लिख कर 1 2 3 4 5 ना लिख कर
हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, नियतांक यानी कि म्यू भी लिख देते हैं, अर्थात या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत चाचा, समझ में आया? सनेल जो है, सनेल ने इस नियम को दिया था, केवल 2 नंबर नियम को दिया था, इसलिए हम लोग विस्तार से हम लोग कह देते हैं कि सनेल के नियम, प्रकाश के अपवर्तन को सनेल का नियम कहते हैं। एक्चुअली में सनेल चाचा ने नियम नंबर 2 को दिया था। आई मेरी बात समझ में? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिर दूसरा है कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है। नियतांक मतलब कभी बदलता नहीं है, 1 2 क्या बदलेगा? अगर मान लीजिए 1 2 बदल जाएगा तो मान लीजिए एक पॉकेट में 1 रुपया पैसा है तो 1 रुपया बदल के 10 रुपया होगा क्या चाचा? अगर वैसा होता तो पता चलता तो हम लोग एक ही रात में अमीर हो जाते चाचा। समझे ना? समझे? तो आइए अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जब कोई भी चीज को हम लोग आर पार देखते हैं तो हल्का सा धुंधली दिखती है। धुंधली दिखने के साथ ही साथ हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ये बोतल है, अगर हम थोड़ा सा उधर देख रहे हैं, आपको साइड में अगर हम अपने आंख से आपको इस आर पार देख रहे हैं तो हल्का सा धुंधली दिखेगा, और दिखेगा, हल्का सा धुंधली दिखने के बाद हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखता है। कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, कितना नीचे दिखता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। जितना ऊपर और नीचे दिखेगा इसी को ससुरे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अगला क्लास में हम लोग समझेंगे। उम्मीद करते होंगे हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।